नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में मैं आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाजीपुर के वैशाली में जिंदा बम मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महनार के जावज गांव में लावारिस हालत में बम होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में पहुंचे पुलिस ने छानबीन शुरू की और जांच के दौरान 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 8 जिंदा बम मौके से बरामद किए गए। पुलिस जब पहुंची तो मौके पर काफी संख्या में गांव वालों की भीड़ भी जुट गई। काफी देर तक घंटों यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिलहाल बम निरोधी दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर पानी में डाल दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बम आया कहां से, इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं मिल पाई। पुलिस और आला अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामला कथैया थाना क्षेत्र के सघनपुरा गांव की है, जहां थानेदार संतोष कुमार, सीओ अरविंद कुमार अजीत काफी संख्या में फोर्स लेकर अतिक्रमण हटाने गए थे। यहां पर दर्जनों लोगों ने सरकारी जमीन में सड़क किनारे घर बना लिया है। थानेदार ने बताया कि अतिक्रमण खाली कराने के लिए हाईकोर्ट का आदेश, सभी को पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन किसी ने घर खाली नहीं किया था। शाम में आदेश की कॉपी लेकर वो लोग अतिक्रमण खाली कराने गए थे। जेसीबी से अतिक्रमण हटाने का काम चल ही रहा था। इसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में मौके पर अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। कटिहार में गीदड़ का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां बरसोई थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में 36 लोगों को गीदड़ ने काट लिया। सुबह खेत में काम करते वक्त लोगों पर गीदड़ ने हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। गीदड़ ने ज्यादातर लोगों के चेहरे को निशाना बनाया है। इस हमले में करीब 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें कटिहार के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सियार निकला, वहाँ 2-3 आदमी को जख्म किया। वहाँ से आया बांसकोटा गोविंदपुर नाम से एक गांव है, वहाँ चंद लोगों को वहाँ भी जख्म किया। ज़्यादातर वार उनका होता है चेहरे पे और हाथ और पैर में। लोगों का स्थिति कैसा है? काफ़ी मतलब 8-10 पेशेंट ऐसे हैं जिनका काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, उनको यहाँ रेफर किया गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने जान बचाने के दौरान गीदड़ को मार डाला। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। गुमला में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन जंगली हाथी लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले 1 महीने में हाथियों ने 3 लोगों की पटक कर जान ले ली है। चैनपुर प्रखंड के डरगांव में हाथी ने 4 लोगों के घरों को तोड़ दिया, जिससे लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीण रात में हाथियों के भय से रत जगा करने को मजबूर है। वहीं हाथियों के लगातार जारी उत्पात और वन विभाग की बढ़ती जा रही लापरवाही से ग्रामीण नाराज दिख रहे हैं। लोग यही मांग करते हैं कि घर भी मांग करते हैं और बत्ती का भी, और जो सामान उसको भगाने के लिए उसका भी हम चाहते हैं कि यहाँ, क्योंकि बार बार यही रास्ता हो रहा है। अच्छा, रात में परेशानी होती है। तो किसी तरह का सुविधा अभी तक नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने के लिए टॉर्च और पटाखों की व्यवस्था करने की मांग की है। इधर वन विभाग नुकसान का आकलन कर लोगों को मुआवजा देने की कार्रवाई में जुटा है। मुंगेर सदर अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। गुस्से से तमतमाई ये महिला इस शख्स पर टूट पड़ी है। ये एक थप्पड़ जमाया, ये दूसरा थप्पड़, ये तीसरा थप्पड़ और फिर तो थप्पड़ पर थप्पड़ बरसने लगे।
दरअसल एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने वाले अपने शादीशुदा शिक्षक से प्यार हो गया। पिछले 2 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन जब उसने शिक्षक पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शिक्षक सूरज कुमार उससे दूरी बनाने लगा। ऐसे में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। वहीं शादी से इनकार करने पर लड़की ने हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। घटना के बाद घर वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की से मिलने आए आरोपी शिक्षक के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आरोपी शिक्षक ने लड़की को धोखा देने के आरोप को बेबुनियाद बताया। सिमडेगा में एक प्राइवेट अस्पताल की मनमानी से जहां एक मरीज की मौत हो गई, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने शव ले जाने के लिए पैसों की डिमांड कर दी। मामला सिमडेगा के चर्च रोड में मौजूद जनता अस्पताल से जुड़ा हुआ है। इस अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसके 6 दिन बाद महिला मरीज की मौत हो गई। इसके बाद शव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने गरीब परिजनों से पैसों की डिमांड कर दी। नहीं, बॉडी को तो नहीं दे रहा था, बोल रहा है कि बिल पे करो फिर उसके बाद बॉडी ले जाओ, ऐसे बोल रहा था। मामले के सामने आने के बाद और भी कई खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि अस्पताल को ऑपरेशन करने की अनुमति भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल के डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन किया। वहीं ये भी कहा गया कि ये ऑपरेशन रिम्स के डॉक्टर अनीस बखाला के निर्देश पर हुआ। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि रांची से 160 किलोमीटर दूर आकर रिम्स के डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन कैसे कर दिया। हाथ में कुदाल लिए पुलिस की टीम निकल पड़ी है शराब तस्करों पर नकेल कसने। दरअसल बाढ़ थाना की पुलिस को दियारा इलाके में देसी शराब बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष संजीत सिंह दलबल के साथ दियारा छापेमारी करने पहुंचे। इस दौरान हजारों लीटर देसी शराब बरामद किया गया, जो ड्राम में बालू के नीचे छिपाकर रखी गई थी। हालांकि पुलिस को आता देख शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया, साथ ही हजारों लीटर कच्चा जावा और शराब बनाने वाले सामान को भी आग के हवाले कर दिया। बता दें कि दियारा के इलाके में अवैध शराब का निर्माण और कारोबार कोई नई बात नहीं है। यह इलाका लंबे समय से इस तरह के अवैध कारोबार के लिए बदनाम रहा है। दरअसल पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर कारोबारी धंधा शुरू कर देते हैं। शराब पर जन जागरण के लिए आज दरभंगा पुलिस ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। 100 की संख्या में पुलिसकर्मी मैराथन दौड़ में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के जवान शराबबंदी के कई तरह के फायदे और नुकसान वाले बैनर पोस्टर भी अपने साथ ले लेकर चलते दिखे। मैराथन दौड़ का मकसद लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के जरिए शराब से होने वाले नुकसान और इससे बचने की जानकारी देने की कोशिश की गई। दरभंगा जिला पुलिस के द्वारा ये आज पुलिस के अंदर से 10 किलोमीटर का मैराथन रेस हम लोगों ने ये संदेश हम लोगों ने दिया है कि शराब और नशा जो है ये आपको शरीर को तो बीमार करता ही बनता है, आपके मानसिक क्षमता को भी कम कर देता है। दौड़ का मुख्य उद्देश्य शराबबंदी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा आम लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़े, जिससे शराब तस्करी की गुप्त जानकारी पुलिस तक आसानी से पहुंच सके। रांची शहर में बिजली के खंभों पर केबल और इंटरनेट के तार हादसे को दावत दे रहे हैं। वहीं ये शहर की सुंदरता को भी खराब कर रहे हैं। राजभवन हो या मुख्यमंत्री आवास, दोनों वीआईपी के गेट पर ही इन तारों का मकड़जाल बिछा है, जिसे लेकर नगर निगम स्पेशल ड्राइव चलाने जा रहा है, जिस क्रम में बेतरतीब ढंग से झूलते वायरों को काट दिया जाएगा। बिजली की खंभों पर बेतरतीब लटके केबल वायर से हादसे की भी आशंका बनी रहती है। 2 महीना पहले हम लोगों ने उनको निगम की ओर से नोटिस दिया गया था कि जो अनऑथराइज जो केबल के वायर जो बिजली खंभों में लटके हुए हैं, हाँ, उसको हम लोगों ने कहा है कि वो अपना हटा लें। स्वेच्छा से एक समय दिया गया है, हटा लें। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर हम लोग बलपूर्वक हटाएंगे और जो हटाने की जो खर्च आएगा उस पर भी केबल ऑपरेटर को चार्ज किया जाएगा। नगर निगम ने तार हटाने के लिए केबल कंपनियों को 1 सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद ये अभियान निगम की ओर से चलाया जाएगा।
पूर्णिया में दिन दहाड़े एक घर पर गुंडों ने हमला किया। पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घर की रेलिंग और दीवारें तोड़ डाली और फिर जो गरीब परिवार ये घर बना रहा था उसकी फूस की झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बीच में आए परिवार वालों को गुंडों ने बेरहमी से पीटा और पूरे गांव के सामने तांडव मचाकर धमकी देते हुए चले गए। पीड़ितों का आरोप है कि धमदाहा थाने की पुलिस भी आरोपी बादल मंडल से मिली हुई है, जिसने अब तक हमले की शिकायत भी नहीं दर्ज की है, जिसके बाद ये एसपी के पास गुहार लेकर पहुंचे। मामला पूर्णिया के धमदाहा थाना इलाके के नीरपुर गांव का है, जहां वकील मंडल नाम के शख्स ने कुछ गुंडों के साथ गांव में घर बना रहे विजेंद्र मंडल के यहां हमला बोल दिया। पीड़ितों के मुताबिक जिस जमीन पर उनका घर बन रहा है उसे उनके दादा ने खरीदी थी, लेकिन वकील मंडल ने उस पर अपना हक बताते हुए हमला किया है। पटना नगर निगम में आप रह रहे हैं और अगर आपका टैक्स भारी भरकम है तो टेंशन मत लीजिए। नगर निगम के कर्मचारी के पास सबका इलाज है। नगर निगम के कर्मचारी लाखों का टैक्स हजारों में कर देंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि नगर निगम के कर्मियों की करतूत है, जो न सिर्फ कम पैसे में ही लाखों का टैक्स एडजस्ट कराने के नाम पर पैसे बना रहे हैं, बल्कि नगर निगम के राजस्व को लाखों का चूना लगा रहे हैं। 16,399 टोटल टैक्स आ रहा है 37,612 रुपये। कुछ हिसाब किताब नहीं लगते? लग जाएगा, वो हम ही लोग लगाते हैं ना, कराइएगा। तो सब चीज का व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। ऑफिस से जाइएगा, नंबर देकर भेज देगा। एकदम हो कितना में जीते आप कराइएगा ना तो वो आपको जो मन लायक होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। पटना नगर निगम में चल रही इस वसूली की जानकारी जब नगर आयुक्त को दी गई तो नगर आयुक्त ने कार्रवाई की बात कही है। खौलती कड़ाही पर गर्मा गर्म पकौड़ियां तल रही हैं और उन गर्मा गर्म पकौड़ियों को बड़े मजे से अपने हाथों से हिला डुला रहे इस पकौड़े वाले के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा तो फिर से देख लीजिए। जलते चूल्हे पर चढ़ी कड़ाही में खौल रहे तेल का तापमान 200 डिग्री से कम नहीं होगा, जिस पर हाथ जलाना भला कौन चाहेगा। लेकिन ये पकौड़ी वाला उस खौलते तेल पर बिना डरे और बिना हिचके हाथ डालता है और पकौड़ियों को हिलाता मिलाता रहता है। पहली कलाकार ये है कि अपने हाथों से भी कचरी को घुमा बैठते हैं और गरम कचरी को गरम तेल में, ठीक है। और काफी लोग इससे मजा लेने के लिए रुकते हैं और खाते भी हैं, इनका कला को भी देखते हैं। हर शाम जब वारिस नगर के महमदपुर चौक पर ये पकौड़ा दुकान सज जाती है तो पकौड़ी वाले रामविलास का करिश्मा देखने और उस पकौड़ी का जायका लेने वालों का तांता लग जाता है। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में शादी समारोह भी हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने अनलॉक 9 की घोषणा कर दी है, जिसमें शादी और बारात में डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही बारात में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित नहीं करना है। विवाह की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। शादी ब्याह का मौका आ गया है तो कई लोगों की शादियां भी हो रही है, लेकिन इसी बीच में बिहार सरकार ने अनलॉक 9 की घोषणा कर दी है, जिसमें अभी भी कई सारी शर्तें लगाई गई हैं शादी ब्याह को लेके। बिहार सरकार ने तय किया है कि 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक राज्य में जितने भी विवाह समारोह होंगे उसमें शादी समारोह के दौरान बारात के दौरान डीजे बजाने की इजाज़त नहीं होगी। जी हाँ, जो हर आप शादी ब्याह में देखते होंगे कि लोग डीजे बजाते हैं और डीजे के धुन पे थिरकते हैं, तो वो अभी तक नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं, शादी के तारीख से 3 दिन पहले स्थानीय थाने को आपको इसकी सूचना भी देनी होगी। सुपौल के जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय में पुलिस की पाठशाला लगी है। अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना, व्यक्तित्व अच्छा कैसे होगा कि बड़ों का सम्मान। इस पाठशाला में जिले के डीएम और एसपी ने छात्रों को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जानकारी दी। वहीं डीएम महेंद्र कुमार ने यूपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा किया और उसकी तैयारी के टिप्स दिए। बता दें कि सुपौल के एसपी मनोज कुमार जहां भी रहे हैं वहां वो बच्चों को अलग अलग कार्यक्रम के जरिए कानून की जानकारी देते हैं, ताकि वो कानून के प्रति जागरूक होकर गलत आदतों को छोड़कर समाज के सभ्य नागरिक बन सकें।
आपको बता दें कि एसपी मनोज कुमार ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी बच्चों की क्लास लेते हैं, जिसमें देश के कई जाने माने आईएएस, आईपीएस अफसर और प्रोफेसर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। खो खो के मैदान में जाने माने खिलाड़ियों और बड़ी बड़ी टीमों के छक्के छुड़ाने वाली रोहतास की खो खो खिलाड़ी नेहा नाजनीन अब पंचायत की सरकार चलाएंगी। जी हां, अकोढ़ी गला के बड़ाढ़ी पंचायत की जनता ने इस धुरंधर खो खो गर्ल को वार्ड नंबर 15 से पंच चुन लिया है। तो खो खो ग्राउंड में अपनी चुस्ती और फुर्ती से बिहार का नाम रोशन करने वाली इस दमदार बिटिया की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लोग के पास गई तो लोग मुझे देख के ही खुश हुए कि फर्स्ट टाइम में लड़की है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं वहाँ पे, तो सब लोग ज्यादा खुश हुए। खेल से लेकर राजनीति के मैदान में झंडे गाड़ने वाली रोहतास की इस चैंपियन बिटिया का जवाब नहीं। जाहिर है खेल के मैदान से निकलकर पंचायत के विकास का खाका खींचने की बारी आई है, तो हर किसी की निगाहें इस दमदार बिटिया पर ही टिक गई हैं। पूर्णिया के कला भवन में नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि 4 दिनों तक चलेगा। इस आयोजन में असम, उड़ीसा, बंगाल और पूर्णिया के कलाकार नाच और नाटक के माध्यम से एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नाटक महोत्सव का उद्घाटन सदर विधायक विजय खेमका ने दीप प्रज्वलित कर किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और कला भवन नाट्य विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जहां देश के जाने माने कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजनों से भारत के अलग अलग प्रांतों की सांस्कृतिक विरासत को समझने का मौका मिलता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होता है। लोहरदगा का ललित नारायण स्टेडियम 10 साल से बदहाल है। रखरखाव के अभाव में ये कूड़ा फेंकने का ठिकाना बन गया है। स्टेडियम के ग्राउंड में जंगल और झाड़ियां उगाई हैं। गेट और खिड़की जर्जर हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये जिले का एकमात्र फुटबॉल स्टेडियम है, जहां कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित किया जाता रहा है। कभी पूरे देश से खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आते थे। प्रशासन के उदासीन रवैया या खेल विभाग के उदासीन रवैया के कारण ये नरक की स्थिति में पहुंच गया और ये स्टेडियम आज देख रहे हैं कि चारागाह और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। 1982 में इस स्टेडियम का निर्माण तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के नाम पर किया गया था, लेकिन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अब तक लटकी है। छपरा के दरियारपुर में मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों की किस्मत बदल रही है। यहाँ मछलियाँ दूसरे राज्यों में भी भेजी जाती हैं, जिससे इससे जुड़े लोगों को कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। हम लोग लाते हैं सारे हरदिया टोर से, और जो है मरहाड़ा से लाते हैं, मफर से लाते हैं, वैशाली जिले से लाते हैं। हम लोग अपने पेट के लिए रोजगार करते हैं। ये मछली सुखा करके हम लोग बंगाल भेजते हैं। दरअसल छपरा का एक बड़ा इलाका हर साल पानी में डूब जाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। लेकिन इस आपदा में भी कुछ किसानों ने अवसर खोज निकाला है। बरसात के दिनों में चौर और खेतों में पानी के साथ साथ मछलियां भी आ जाती है, जिसे पकड़कर ये किसान उन्हें सुखाते हैं और फिर पैकिंग कर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेज देते हैं। यहाँ 50 रुपए में बिकने वाली मछलियां पश्चिम बंगाल जाते जाते 250 रुपए प्रति किलो हो जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।